नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। साथ ही तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं खबर से जुड़ा एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज रहेगी 4 प्रमुख खबरों पर नजर, जिसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां यूएस में कांग्रेस के ट्रंप की तरफ से बड़े ऐलान इस वक्त किए गए हैं। और क्या कुछ ये बड़े ऐलान किए गए हैं बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं अब बैक फुट पर नजर आ रहे हैं। मदद जब रोक दी गई है तो मदद रोकने के बाद में अब उन्होंने घुटने टेक दिए। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है राजधानी दिल्ली से जुड़ी। जी हाँ, दिल्ली का बजट वादों को पूरा करने पर सीधे तौर पर जोर इस बार दिया जा रहा है। 24 से 26 तारीख के बीच में ये बजट होगा। लेकिन इस बार बजट में खास बात यह है कि ये बजट दिल्ली की ही जनता तय करेगी। और क्या रहेगा ये बजट बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर है वो है पंजाब से जुड़ी। जी हाँ, जहां पर सरकार वर्सेस किसान नजर आ रहा है और पंजाब में बवाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। दरअसल किसानों की क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर वो आंदोलन करना चाह रहे हैं और साथ ही उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। और सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबर की, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। और ये संबोधन कई मायनों में काफी खास रहा। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका का सुनहरा दौर वापस आ चुका है। 6 हफ्तों पहले नए दौर की शुरुआत हुई। अमेरिका की गति वापस आ गई है और इसके सपनों को कोई नहीं रोक सकता है। और कुल मिलाकर देखें तो एक्टिव मोड में ट्रंप नजर आ रहे हैं। साथ ही कनाडा, मैक्सिको, भारत और दक्षिण कोरिया पर टैरिफ लगाने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। आज के उनके संबोधन को लेकर ट्रंप की तरफ से क्या कुछ संदेश दिए गए, क्या कुछ संकेत है इस संबोधन के, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन उससे पहले एक नजर इस पूरे संबोधन के सुर्खियों पर। तो यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अब समय आ गया है कि युद्ध को खत्म किया जाए। कई सारी बातों का जिक्र उन्होंने आज के अपने संबोधन में किया है और ज़ेलेंस्की शांति समझौते के लिए तैयार है, ये बात कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि समझौते पर ज़ेलेंस्की ने खत लिखा है। हालांकि इससे पहले अभी हम देखें तो जो मीटिंग हुई थी, जो बैठक हुई थी ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में, उसमें काफ़ी बहसबाजी हम सभी ने देखी थी। लेकिन अब ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की युद्ध पर समझौते के लिए तैयार है। यानी कि अब देखना होगा कि युद्ध कब तक ये रुक पाएगा। रूस भी हालांकि शांति वार्ता के लिए रूस की तरफ से भी तैयारी का जो समर्थन है वो इस वक्त दे दिया गया है। हर हफ्ते मारे जा रहे हैं 2000 से ज्यादा लोग, ये बात कही गई है। और इसके साथ ही टैरिफ के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने संबोधन में क्या क्या कहा है, एक बार वो भी आपको बता दें। तो टैरिफ के मुद्दे पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं भारत और चीन। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज कही गई है अपने संबोधन के जरिए। और ऐसे में उन्होंने कहा कि हम टैरिफ के बदले टैरिफ लगाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर हम देखें तो जो भारत और चीन में की तरफ से जो टैरिफ लग रहा है उसको लेकर ये रिप्लाई दिया गया। 2 अप्रैल से भारत और चीन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा, इस बात की घोषणा कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से की गई। इसके अलावा ब्राजील, यूरोपीय देशों पर भी ये टैरिफ लागू हो गए। यानी कि टैरिफ और जो है कहीं ना कहीं हमें पूरी दुनिया में देखने को नजर आएगा। और टैरिफ से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। और इसीलिए हर देश पर इस वक्त टैरिफ लगाया जा रहा है। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि टैरिफ से अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध पर क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन साथ ही टैरिफ वॉर अब कहीं ना कहीं एक देखें तो दुनिया के नजरिए से ये छिड़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। डॉज पर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। डॉज पर मस्क को थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा और ट्रंप ने मस्क की तारीफ की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि फेडरल सरकार के अलग अलग प्रोग्राम पैसे की बर्बादी है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। इसके साथ ही ये सभी घोटाले हैं और इससे भी बदतर चीजें हैं। यानी कि पिछली सरकार पर किस तरीके से हमलावर हुए वो आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही घोटालों और गड़बड़ियों को डॉज ने उजागर किया है। तो डॉज पर मस्क को थैंक यू भी बोला, उनका आभार जताया और साथ ही जो गड़बड़ियों को उजागर किया गया उस पर भी बात कही।
साथ ही कहा कि बहुत होशियार युवा लोगों की टीम का नेतृत्व मस्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर तारीफ खूब सारी की गई है। ट्रंप ने कहा है कि डॉज ने सैकड़ों अरब डॉलर के घोटाले जो हैं वो पकड़े हैं, इससे पहले जो घोटाले अमेरिका में हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पैसा वापस लाकर कर्ज कम करने और महंगाई से लड़ाई लड़ी जाए, यानी कि आगे की रणनीति क्या कुछ होगी अमेरिका में, उस पर बात करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के इमेज ऑफ अमेरिका की तरफ से भी अगर हम देखें तो टैरिफ वॉर पर ट्रंप की तरफ से टैरिफ पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। इसके साथ ही अगर जिस तरीके से टैरिफ को लेकर ये बात आई है, साथ ही टैरिफ पर समझौते से सीधे तौर पर इनकार ट्रंप ने कर दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब ये टैरिफ वॉर एक तरह से छिड़ेगा पूरी दुनिया में तो क्या कुछ नज़ारा होगा। हालांकि अगर हम देखें तो ट्रंप की तरफ से बहुत सारे आदेश भी दिए गए हैं जिनको लेकर लगातार वो चर्चा में भी बने हुए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इसका असर आज जो ये संबोधन हुआ है इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। तो अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जिस तरीके से आज का जो संबोधन था, इस संबोधन पे अगर हम ओवरऑल नजर डालें तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ संकेत मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? देखिए, इस पूरे एड्रेस में 1 घंटा 37 मिनट का ये एड्रेस हुआ। अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति इतनी देर तक नहीं बोला है। इसके पहले 2000 में बिल क्लिंटन ने बोला था, जो 1 घंटे 28 मिनट उन्होंने बोला था। तो आप समझ सकती हैं कि उनके सामने जो पूरे इलेक्शन के दौरान वे जिन जिन बातों पर बोलते रहते हैं उन सारी बातों को एक तरीके से उन्होंने दोहराया है और उसका केंद्र बिंदु ये था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इस क्लॉज के अंदर मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, मेक अमेरिका प्रॉस्परस अगेन, मेक अमेरिका रिच अगेन, मेक अमेरिका एफोर्डेबल अगेन, आप मेक अमेरिका अगेन रखें और बीच में जो जो अच्छे वर्ड हैं वो डाल दें तो आपको समझ में आएगा कि ट्रंप की पूरी जो वार्ता है आज की वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। निश्चित तौर पे कई लोगों को लगेगा कि ये जैसे लगता है कि अमेरिका बहुत गरीब देश था, जैसे लगता है कि अमेरिका बहुत सताया हुआ देश था, इस तरह से कई बार लगता है। तो ट्रंप अपने पहले के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन को सारी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को एक बार फिर से उसका पुराना गौरव प्रदान करेंगे। तो ये इसके इर्द गिर्द वो बोल रहे थे। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने अच्छी बात बोली जिसको बोल सकते हैं कि रसिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की उन्होंने किस तरीके से प्रयास किए और किस तरह से जेलेंस्की अब इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हाँ जी वो पीस पे बात करेंगे। उन्होंने मिनरल डील जो अमेरिका के इंटरेस्ट में है मिनरल डील, उस मिनरल डील पे भी उन्होंने सहमति जताई है। उसके अलावा उन्होंने यह भी संकेत दिया कि रूस की तरफ से भी सारे संकेत दिए गए हैं कि हम शांति करेंगे। तो निश्चित तौर पर दुनिया के सभी देश इस बात से खुश होंगे कि जो रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है खत्म हो, ताकि जो पूरा लॉजिस्टिकल चेन है, सप्लाई चेन है पूरी दुनिया का, इसके चलते जो बाधित हो रहा है उससे सबको लाभ होगा निश्चित तौर पे। लेकिन इसके बाद उन्होंने जितनी बातें कही उससे यह लग रहा था कि पूरी दुनिया पर उन्होंने कुछ ना कुछ कंकर पत्थर फेंके हैं। जैसे रेसिप्रोकल टैक्स की बात है तो रेसिप्रोकल टैक्स अमेरिका का इतिहास में अमेरिका को महान बनाने के लिए बनाया गया था। अमेरिका जो भी गरीब देशों के लिए, पिछड़े और विकासशील देशों के लिए जो रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लगाता था उनके अपने मार्केट में एंट्री देता था, इसके चलते अमेरिका ग्रेट बना था। अमेरिका में जो जिसको कहते हैं कि एफोर्डेबल कॉस्ट में बहुत सारी चीजें इसलिए मिल जाती थी कि क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता। तो कई विरोधाभास भी हैं डोनाल्ड ट्रंप की बातों में कि अगर एफोर्डेबल बढ़ाएंगे, अगर टैक्स लगाएंगे तो टैक्स तो वहां के कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा। तो एक जो कॉमन सेंसिकल बात है, जो अमेरिका के जो रिपब्लिकन माइंडेड लोग हैं उनको खुश करने के लिए जितनी बातें कही जा सकती है निश्चित तौर पे उन्होंने कही, और कह सकते हैं कि मेस्मेरिक भाषण था, लोगों को लुभाने वाला भाषण था। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के अंदर ही इस पे विरोध जताए जा रहे थे। डेमोक्रेट भी अपना फॉल्स स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, एक अमेरिकी जो डेमोक्रेट सीनेटर हैं उनको हटाया, निकाला भी गया, बाहर भी किया गया। उसके बाद डेमोक्रेट ने ट्रंप के भाषण के खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी बातें रखी कि किस तरीके से अमेरिका ग्रेट पहले भी था। तो इस जी यानी कि आगे की रणनीति क्या होगी अमेरिका की तरफ से, वो तमाम बातें इस संबोधन के जरिए हमने देखी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अगर हम देखें तो यूएस की तरफ से जो मदद दी जा रही थी यूक्रेन को, वो रोक दी गई और उस मदद को रोकने के बाद में अब कहीं ना कहीं यूक्रेन बैकफुट पर नजर आ रहा है। पसीने छूट चुके हैं यूक्रेन के और ऐसे में अब यूक्रेन के जो तेवर हैं वो नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया और उस पोस्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि शांति के लिए यूक्रेन जो है वो प्रतिबद्ध है। ये पोस्ट इस वक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कभी ना खत्म होने वाला
युद्ध नहीं चाहता है यूक्रेन और जल्दी से जल्द वार्ता की मेज पर लौटने को तैयार है यूक्रेन। तो कुल मिलाकर ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, ये बहुत जल्द अब खत्म होने की उम्मीद कहीं ना कहीं लग रही है। इसके साथ ही पोस्ट में ये भी कहा गया है कि यूक्रेन की जनता अब जो युद्ध है, जो ये जंग है, उसको खत्म करने की चाहत रखती है। हालांकि देखना होगा कि इसका क्या कुछ असर रहेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के जो पोस्ट सामने आया, इस पोस्ट से ये जरूर नजर आता है कि वो अब नरम पड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से जो बैठक हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में, उस दौरान काफी बहसबाजी भी हुई और वो वीडियो जो है वो हम सभी ने देखा है। लेकिन उस वीडियो के सामने आने के बाद में अब जरूर शांति के लिए प्रतिबद्धता यूक्रेन की तरफ से जताई जा रही है और आगे आने वाले समय में देखना होगा कि कब सभी लोग एक साथ मिलकर इस मेज पर आएंगे और इस युद्ध को समाप्त करने को लेकर के चर्चा होगी। तो फिलहाल अब देखना होगा कि यूएस की तरफ से जब मदद रोक दी गई है तो यूक्रेन अब बैकफुट पर आ गया है और समझौते के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ ही डैमेज कंट्रोल की कोशिश में भी ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं और उनके तेवर अब नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स पर ज़ेलेंस्की की तरफ से हालिया पोस्ट की गई और उस हालिया पोस्ट में उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन के जो लोग हैं वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, शांति के लिए यूक्रेन प्रतिबद्ध है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप भी लगातार ये कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसे खत्म करना है और कभी ना खत्म होने वाला युद्ध यूक्रेन बिल्कुल नहीं चाहता है, ये बात कही गई है। जल्द से जल्द वार्ता की मेज पर लौटने के लिए भी यूक्रेन तैयार है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये वार्ता आखिर कब की जाएगी रूस और यूक्रेन के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब उम्मीद जरूर हो रही है, जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये युद्ध जो है वो समाप्ति की कगार पर होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक और बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अब डील से ट्रंप का दिल खुश करने की कोशिश कहीं ना कहीं वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की तरफ से की जा रही है। यूक्रेन किसी भी समय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। जो खनिज समझौते की बात लगातार कही जा रही थी, समझौते को ठोस सुरक्षा गारंटी के रूप में यूक्रेन कहीं ना कहीं देखता है। आशा करते हैं कि समझौता प्रभावी रूप से काम करेगा। तो यानी कुल मिलाकर यूक्रेन जो है अब वो अपनी खनिज डील को लेकर भी राजी हो गया है, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए भी राजी यूक्रेन हो गया है। अब देखना होगा कि गोल मेज पर आकर के कब इस पूरे जो खनिज डील है उस पर हस्ताक्षर होंगे और कब ये युद्ध समाप्त करने को लेकर चर्चा होगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, न्यूज पंच में कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे दिल्ली सरकार की तरफ से बजट की तैयारियां। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे दिल्ली के विकसित बजट को लेकर। जी हां, दिल्ली में नई सरकार अपना पहला बजट लेकर आ रही है। 24 से 26 मार्च के बीच ये बजट पेश होगा और इस बजट से पूरी दिल्ली को काफी सारी उम्मीदें हैं। इन सभी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से ही बजट के सुझाव भी मांग लिए हैं, जिसके लिए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जा चुका है। तो वहीं बजट को लेकर आज महिला संगठनों के साथ चर्चा भी की जानी है और कल व्यापारिक समुदाय के लोगों के साथ चर्चा होगी। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि बजट दिल्ली के विकास का बजट होगा। हालांकि रेखा गुप्ता सरकार को बजट बनाने के लिए कई सारी चुनौतियों से भी जूझना होगा। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था उसमें किए गए सभी वादों को भी पूरा करना है। साथ साथ दिल्ली का बजट सरप्लस बजट बनाए रखने की भी एक चुनौती है। करेंगे इन तमाम चीजों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किन किन संगठनों से और कब कब बजट को लेकर चर्चा की जाएगी, सुझाव लिए जाएंगे। तो दिल्ली में विकसित बजट को लेकर के चर्चा होनी है। आज की अगर हम बात करें तो महिला संगठन से आज सुझाव लिए जाएंगे। उसके बाद में 6 मार्च यानी कि कल शिक्षा संगठन को बुलाया गया है और शिक्षा संगठन से जुड़े हुए लोगों से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 7 मार्च की अगर हम बात करें तो व्यापारियों के संगठन को बुलाया गया है और व्यापारियों के संगठन के साथ चर्चा होगी।
और उसके बाद में 8 मार्च की अगर हम बात करें तो किसान संगठनों से भी राय ली जाएगी इस बजट को बनाने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो इस बार का जो दिल्ली का ये बजट होगा बेहद ही खास और बेहद ही अहम होगा। सुझाव दिल्ली वालों से ही लिए जा रहे हैं इस बजट को तैयार करने के लिए। एक के बाद एक बैठक भी होनी है और कहीं ना कहीं इस बजट में सीधे तौर पर हम देखें तो सभी वर्गों पर फोकस रहेगा। आखिर कौन कौन से किन किन चीजों पर रहेगा फोकस वो भी आपको बता देते हैं। इस बार के बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक सहायता कहीं ना कहीं दी जाएगी युवाओं को और इसके साथ ही बुजुर्गों को, महिलाओं को। स्वास्थ्य सेवा का भी विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा यमुना नदी की सफाई का भी जिक्र इस बार के बजट में हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, प्रदूषण को कम करना जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है दिल्ली सरकार के लिए और उस पर भी इस बार फोकस बजट में रह सकता है। रोजगार पर फोकस रहेगा, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था पर सीधे तौर पर फोकस रहेगा। गरीबों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध किस तरीके से कराया जा सकता है, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण कैसे हो और कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना, ये तो ये तमाम वो चीजें हैं जिन पर इस बार बजट को जब बनाया जाएगा तो इन तमाम चीजों को लेकर ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ खास इस बार उम्मीदें की जा रही है। यानी कि महिला सशक्तिकरण पर तो सीधा फोकस है ही। इसके साथ ही गरीब महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने आर्थिक सहायता की बात कही गई थी। ये संकल्प पत्र में जिक्र किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसके बाद में अब कहीं ना कहीं इसका भी जिक्र इस बार बजट में हो सकता है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी गरीब महिलाओं को दी जा सकती है। ये बात भी इस बार कहीं ना कहीं बजट में हमें नजर आ सकती है महिलाओं के लिए खासतौर पर। और साथ ही गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद की जो वादा था संकल्प पत्र में वो नजर आया था और उस पर भी कोई ना कोई फैसला इस बार बजट में लिया जा सकता है। हालांकि बजट में और क्या कुछ खास होगा इसके लिए इंतजार करना होगा हमें। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमरेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। अमरेंद्र, सीधे तौर पर देखिए तो दिल्ली का जो इस बार का ये बजट है ये विकसित बजट और इसको तैयार भी दिल्ली की जनता ही करने वाली है। बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले विकसित दिल्ली के विकास को लेकर अपने संकल्प पत्र में कई घोषणाएं की थी और रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद लगातार वो धरातल पर काम करने लगी, ऐसे में विधानसभा का सत्र भी समाप्त हुआ। उसमें कई ऐसे मुद्दे देखने को मिले जिसमें विकसित भारत और विकसित दिल्ली की तस्वीर समझ में आई। और अब जब बजट सत्र प्रस्तावित है दिल्ली सरकार का, जो 24 से लेकर 26 तक बजट सत्र होगा, उसमें कहीं ना कहीं विकसित दिल्ली की एक बड़ी तस्वीर नजर आने वाली है। देखिए, इसको लेकर लगातार जो मुख्यमंत्री कितनी संजीदा है इसकी बानगी तब पता चलती है जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई संगठन और कई लोगों को विधानसभा में बुलाया है और आज जो है विधानसभा में उनसे महिला संगठन के प्रतिनिधि मिलने वाले हैं और वो प्रतिनिधि मिलकर उनसे जो है बाकायदा चर्चा करेंगे और किस तरह के विकास को चाहते हैं दिल्ली में और क्या उनकी मांगे हैं और बजट को किस तरह का वो दिल्ली की महिलाएं चाहती हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा व्यापारियों के साथ उनकी जो चर्चा है वो प्रस्तावित है, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, यानी कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिनके साथ वो चर्चा नहीं कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो कहे तो वो 8 जो किसान संगठन है उनको बुलाया उन्होंने और उनसे भी संगठन से बात करके वो किसानों के हित में किस तरह से चाहती है इस पर भी बात होगी। और देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कृतिका, जो चुनाव में हम सभी को पता है कि किस तरह से आर्थिक सशक्तिकरण जो महिलाओं का है उस पर दिल्ली सरकार ने संकल्प पत्र में वादा किया था, किस तरह से आर्थिक सहायता दी जाए, स्वास्थ्य का किस तरह का मॉडल हो दिल्ली का और किस तरह की प्रस्तावना है। यमुना नदी का एक बड़ा मुद्दा था जो हमने और आपने देखा, इसके अलावा कई और मुद्दे थे और इस बार जो है वो बजट में देखने को मिलेगा। बाकायदा देखिए, मुख्यमंत्री की संजीदगी, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और एक ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। तो कुल मिलाकर कहे तो 24 से 26 जो इस मार्च का जो विकसित दिल्ली का जो बजट है उसमें कई ऐसी प्रस्तावना देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उसमें यह पता चलेगा कि जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको धरातल पर उतारा जाएगा। और कृतिका, मैं ईमेल आईडी बता दूं, जो ईमेल आईडी दिल्ली सरकार ने दिया है, विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in, ये जो है ये ईमेल आईडी है और एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9099962005। ये दो चीजें जो है दिल्ली सरकार ने बाकायदा घोषित किया कि इस पे अपने व्हाट्सएप पे सुझाव दें या ईमेल आईडी करके अपनी बातों पर रखें। तो एक बड़ा मंच प्रदान किया है जी। अब दिल्ली की जनता के हाथ में ही है उनका बजट और वही सुझाव देंगे और उन सुझावों के जरिए ही इस बजट को तैयार किया जाएगा। फिलहाल इस बजट से पूरी दिल्ली की जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
इसके साथ ही अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि पंजाब की जब हम बात करते हैं, पंजाब में किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और आज से चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन का भी ऐलान किया है। चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाया जाएगा और इसके लिए किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उन्हें अभी तक चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि इससे पहले मंगलवार को पुलिस ने कई बड़े किसान नेताओं को हिरासत में लेने के अलावा नजरबंद किया और उसके बावजूद भी किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। प्रशासन ने चंडीगढ़ और पंजाब के बॉर्डर को सील कर दिया है, कई जगह बैरिकेडिंग की गई और रूट डाइवर्ट किए गए हैं। कुल मिलाकर पंजाब सरकार के लिए मुश्किल की घड़ी है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं। तो चंडीगढ़ में किसानों की तरफ से ये कूच किया जा रहा है, जहां 18 एंट्री पॉइंट को फिलहाल सील कर दिया गया है। साथ ही 1200 जवानों को तैनात किया गया है। हिरासत में करीब 15 किसान नेता हैं। 15 किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है और लगातार इस जो आंदोलन की बात कही जा रही है, सरकार इस आंदोलन को नहीं करने देना चाहती और सरकार का कहना है कि हम किसी को परेशान नहीं होने देंगे। बड़े किसान नेताओं को नजरबंद किया गया है। किसान नेताओं के घर पर छापेमारी की गई है, क्योंकि इससे पहले जो बैठक हुई थी किसानों के साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, उस दौरान कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुस्से में उस बैठक को, उस मीटिंग को छोड़कर बीच में से ही चले गए थे। और किसानों ने फिलहाल अब पंजाब सरकार के पुतले भी फूके हैं और किसानों और राज्य सरकार के बीच तनातनी इस वक्त सीधे तौर पर नजर आ रही है। यानी कि आर पार की लड़ाई में लड़ने के लिए इस वक्त तैयार है किसान और किसी भी हाल में जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को मनवाना चाहते हैं। हालांकि वो मांगे क्या है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल सीएम की तरफ से इस पूरे आंदोलन को लेकर आलोचना की गई और कहा कि पंजाब को धरनों का राज्य बना दिया है। ये बात कही गई है पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों से राज्य को काफी नुकसान होता है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो सीधे तौर पर अब देखना होगा किसान संगठनों पर, क्योंकि कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। अब ऐसे में किसानों की आखिर वो मांगे क्या है, जिन मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं, वो मांगे आपको बताते हैं। केंद्र के कृषि विपणन पर मसौदे को वापस ले, ये बात कही गई है किसानों की तरफ से। और इसके साथ ही स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। यानी कुल मिलाकर कई सारी मांगे किसानों की तरफ से, जिनमें से मुख्य मांगे इस वक्त आपको बता रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी मिले, यानी कि जो उनकी फसल है उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा पंजाब की कृषि नीति लागू की जाए, जो पंजाब की कृषि नीति है उसे लागू करने की मांग इस वक्त की गई है। हमारे साथ में हमारी सहयोगी आकांक्षा इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख। आकांक्षा, सीधे तौर पर किसान इस वक्त कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं और आज आंदोलन के लिए चंडीगढ़ का रुख भी किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है। मैं इस वक्त जो है चंडीगढ़ और मोहाली पंजाब के बॉर्डर पर हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी बैरिकेडिंग हुई है। इसी तरीके से सारे के सारे जो हमारे चंडीगढ़ के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं जो पंजाब से लगते हुए हैं, उन सबके ऊपर पुलिस तैनात है। चेकिंग के बाद गाड़ियां यहां से निकल रही हैं। उसके अलावा पंजाब सरकार में भी बहुत जगह पर नाकेबंदी की जा रही है और जोगिंदर सिंह उगराहा जो फार्मर लीडर हैं, उन्होंने भी एक अपील करी है सारे अपने सहयोगियों से कि जहां जहां भी पुलिस रोकती है तो उनसे झड़प नहीं करनी है और जहां उन्हें जगह मिले वहीं पर प्रदर्शन करने के लिए उनको वहीं रुक जाना है। उन्होंने भी ये अपील करी है कि किसी भी तरीके की जो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से वो चंडीगढ़ आकर अपना मोर्चा यहाँ पर लगाना चाहते हैं, जिसकी अनुमति चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार नहीं दी है। मैं आपको बताना चाहूंगी, यही फार्मर यूनियंस जो थी, ये 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर 2024 तक चंडीगढ़ में आके इन्होंने उस वक्त भी प्रदर्शन करा था और उसके बाद पंजाब सरकार ने इनसे वायदे करे थे। उन्होंने कहा था कि वो नीतियों पे काम करेंगे, पर कहीं ना कहीं जो नीतियां थी जिन पे काम करना था वो नहीं हो पाया। उसके चलते इन्होंने ये कहा था कि 5 मार्च को हम दोबारा से जो है चंडीगढ़ पे अपना धरना लगाएंगे। उससे पहले 3 मार्च को भगवंत मान के साथ इनकी मीटिंग हुई, जो कि बिल्कुल विफल रही और उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड करा कि वो आज 5 मार्च को चंडीगढ़ कूच करेंगे। इसके चलते ये भी आपको बताना चाहूंगी कि पंजाब में अलग अलग जगहों पर फार्मर यूनियन लीडर्स को नजरबंद और उनको हिरासत में ले लिया गया है।
ठीक कुछ है। 35 से जो यूनियंस हैं उन्होंने आज चंडीगढ़ की तरफ मार्च करना था। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर हम देखें तो आज किसान जो है आर पार की लड़ाई के लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इसको लेकर पंजाब सरकार की तरफ से और आगे क्या कुछ कहा जाता है इस आंदोलन को लेकर। नजर हमारी लगातार इस खबर पर बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।